नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्य के एजेंडा से। ऐश्वर्य के एजेंडा में दर्शकों बात स्पीकर की। स्पीकर वो पोजीशन होती है, एक ऐसा ओहदा होता है जिसके बारे में जब आप सिविक्स की किताबों में पढ़ेंगे, कोई भी छात्र या आप और हम जब तक किताब में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानिए वो भगवान के बराबर है। ऐसा व्यक्ति जो कल तक या तो सत्ता के इस तरफ या उस तरफ, यानी या तो सत्ता में था या विपक्ष में, अचानक एक दिन ऐसी पोजीशन पे बैठ जाता है, वो ऐसी कुर्सी। और अब तो संसद भवन भी बदल गया है, रामकृपाल जी और ओमकारेश्वर जी। पहले पुराने वाले संसद में स्कूलों का वो लगता था एक्सकर्शन ट्रिप, आओ दिखाते हैं, हमें भी लेके गए थे। स्पीकर की चेयर ऊपर, बाकी सब नीचे, ऐसा लगता था मानो बॉस यहां तो खुद भगवान बैठते होंगे। और ऐसा ही उसका परसेप्शन है कि कल तक जो व्यक्ति या तो सत्तारूढ़ पार्टी में था या फिर विपक्ष में, अचानक एक दिन वो चुन लिया जाता है और उसके लिए सब बराबर हो जाते हैं, जैसे भगवान की आंखों में सारे इंसान बराबर होते हैं। क्या सचमुच ऐसा होता है? पूछता है भारत। किताबों में यही पढ़ाया जाता है कि स्पीकर की आंखों के सामने सब बराबर हैं, इधर वाले भी उधर वाले भी। लेकिन किसी भी राजनेता से पूछिए, किसी भी सांसद से पूछिए, या जब आप राजनीति समझने लगे या पढ़ने लगे तो समझ आता है कि दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओम बिरला बीजेपी के सांसद 17वीं लोकसभा में स्पीकर बनाए गए, इलेक्शन हुआ, दोबारा इलेक्शन जीते, बीजेपी के नाम पे जीते, नरेंद्र मोदी के नाम पे जीते, फिर बीजेपी ने उनको चुना है। पर यह कोई पहली बार या आखिरी बार नहीं। जो इस बार हो रहा है वो भी पहली बार या आखिरी बार नहीं है। क्या हो रहा है इस बार? अब लाइए वो दो ग्राफिक्स, ये वाले नहीं जो शुरू में आप चला रहे थे, वर्सेस वाले। इस बार दर्शकों एक तरफ है ओम बिरला जी और एक तरफ है के सुरेश। के सुरेश 8 बार के सांसद हैं, लेकिन लगातार 4 बार जीते हैं। इसीलिए उनको प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया। और इसी की खुंदस या इसी की कहूं इसी की चिढ़ कांग्रेस में रही कि क्यों नहीं बनाया, तो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि लगातार 7 बार भर्तृहरि महताब सांसद रहे और उनको चुना गया। बहरहाल बात प्रोटेम की नहीं, फुल टर्म स्पीकर की। ये दो व्यक्ति हैं, इन दोनों के ग्राफिक्स अभी चलते रहेंगे, बताएंगे आपको। ओम बिरला तीसरी बार लोकसभा के सांसद बने हैं, 2014 में पहली बार सांसद बने, राजस्थान के कोटा के सांसद हैं। 19 जून 2019 को लोकसभा के स्पीकर बने, 23 नवंबर 1962 में इनका कोटा में जन्म हुआ था। तो बहुत ज्यादा नहीं, 4 बार के सांसद हैं और दूसरी बार स्पीकर बनने जा रहे हैं। इसका मतलब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भरोसा होगा। लेकिन इस बार विपक्ष, जो कि कांग्रेस 44 से 99 पे आ गई है, तो कह रही है नहीं, स्पीकर तभी बनेगा यूनानिमसली जब डेप्यूटी स्पीकर उनका होगा। बीजेपी ने कहा नहीं माने। मान भी सकते थे, क्यों नहीं माने वो हम अजय आलोक जी से पूछेंगे, अजय आलोक समझाएं। क्योंकि राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी ने फोन किया था, राजनाथ सिंह जी ने फोन किया था खड़गे साहब। खड़गे जी ने बोला मान जाएंगे, आप डिप्टी स्पीकर के लिए मान जाइए। उसके बाद राजनाथ जी का फोन ही नहीं आया, अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी। बीजेपी कह रही है क्यों माने, हम डिसाइड करेंगे। के सुरेश, जिनको कि विपक्ष या कांग्रेस पार्टी बनाना चाहती, वो 8वीं बार लोकसभा के सांसद बने हैं। साल 1989 में पहली बार सांसद बने हैं, जब मैं 4वीं-5वीं क्लास में रहा हूंगा। केरल के से सांसद हैं ये। 2012 से 14 में यूपीए सरकार के राज्य मंत्री रहे हैं। 62 का इनका जन्म है, तिरुवनंतपुरम का, सीनियर आदमी है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। नाउ द हिस्ट्री ग्राफिक्स। इससे पहले कि मैं आज आलोक, रामकृपाल सिंह, अनुराग भदौरिया, ओमकारेश्वर पांडे सबके पास जाऊं, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, ना ये पहली बार हो रहा है। रॉन्ग ग्राफिक्स, हिस्ट्री वाले ग्राफिक्स पे जाइए। ये ना पहली बार हो रहा है, ना ये पहली बार हो रहा है और ना आखिरी बार। जैसे जैसे विपक्ष सशक्त होता जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा, वैसे वैसे इस तरीके के मसल फ्लेक्सिंग होती रहेगी। दीज आर ऑल्सो रॉन्ग।
पहली बार 1952 में दो व्यक्ति, आप ग्राफिक्स ठीक चलाइए शर्मा, नहीं तो मत चलाइए अगर नहीं हो रहा है आपसे। एक तरफ थे जीवी मावलंकर, जिनके नाम से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मावलंकर हॉल भी है। दूसरी तरफ शंकर शांताराम मोरे। मावलंकर साहब जीते क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के सपोर्टेड थे, लेकिन तब भी मोरे साहब को 40-50 वोट मिले। उन्होंने कहा कि मैं खड़ा रहा, आई विल स्टैंड। कई लोग कह रहे हैं कि 72 साल बाद ऐसा हो रहा है, मैं कह रहा हूं नहीं हो रहा है, क्योंकि 1967 में भी ऐसे हुआ था जब एन संजीव रेड्डी और टी विश्वनाथन के बीच में हुआ था। 76 में भी ऐसे हुआ था जब बी आर भगत और जगन्नाथ राव जोशी के बीच में हुआ था। हुआ तो 98 में भी था जब बाल योगी जी, जिनका चॉपर क्रैश में आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, और पीए सांगमा के बीच, लेकिन वोटिंग नहीं हुई थी 98। तो ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, और दोबारा बोल रहा हूं ऐसा भी नहीं कि आखिरी बार हो रहा है, आगे भी हो सकता है। एंड नाउ प्ले द नंबर ग्राफिक्स। ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं, अजय आलोक जी, इससे पहले आप बोलें या अनुराग भदौरिया बोलें या वरिष्ठ पत्रकार बोलें, इसलिए क्योंकि इस समय बीजेपी 240 पे है और टोटल नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए 293 पे है, यानी 7 कम 300, 293 पे है एनडीए, नरेंद्र मोदी लेड एनडीए 293। और कांग्रेस जो कि खुद 99 सीटों पे है, टीएमसी 29। इसमें टीएमसी का नंबर हालांकि जोड़ा है मेरी टीम ने, लेकिन टीएमसी ने बोला है कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। वाईएसआरसीपी के 4 नहीं जोड़े हैं हमने इसमें, लेकिन टीएमसी के 29 जोड़े हैं, और ये 29 टीएमसी के मिला के राहुल गांधी के बनते हैं 233, यानी 233। इसमें से अगर मैं टीएमसी के 29 हटा दूं तो 204 बनते हैं, 204। और एनडीए है 293, मोटा मोटा 100 सीटों का फर्क है। 100 सीट नरेंद्र मोदी के पास, बीजेपी के पास, एनडीए के पास ज्यादा है, बृहस्पत के राहुल गांधी। एंड दिस इज द रियलिटी। आपको लड़ना है लड़ लीजिए, लेकिन आप तो विपक्ष तो आजकल हार के जीतने वाले को बाजीगर के फॉर्मेट पे चल रहा है। तो बात हार या जीत की नहीं है, वो एक मैसेज देना चाह रहे हैं, और ये बात बीजेपी को भी समझ आ रही है कि दे आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। वो कह रहे हैं वी विल फाइट, हारे या जीते, और वो हर चीज पे लड़ेंगे। अजय आलोक जी, आपको उसकी भनक पड़ चुकी होगी। अभी तक सिर्फ आंदोलन हो रहा था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि लड़ेंगे। कैन आई हैव माय फुल पैनल ऑन एयर? क्योंकि वाईएसआरसीपी 4, अकाली दल 1, वीओटीपीपी 1, जेडपीएम 1, बीएपी 1, एएसपीके 1, एआईएमआईएम 1, ये सब, यानी पप्पू यादव, विशाल पाटिल, अमृतपाल सिंह, सरबजीत खालसा, उमेश भाई पटेल, शेख राशिद, मोहम्मद हनीफा, इसमें से 4 उधर हैं और 3 इधर हैं। और अब वाईएसआरसीपी ने आधिकारिक तौर पे बोल दिया है कि वो एनडीए को सपोर्ट कर रही है, तो वो 293 नहीं 297 हो जाते हैं, 104 का फर्क हो जाता है। तो लड़ाई किस बात की, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है वो पहले पता है, नंबर्स किसके पास है। लेकिन विपक्ष इज फ्लेक्सिंग देयर मसल। कितना सही कितना गलत ये जनता देखेगी, लेकिन ये हो रहा है और ये होने जा रहा है। मेरे साथ अजय आलोक जी हैं, मेरे साथ रामकृपाल सिंह जी, अनंत विजय जी, अनुराग भदौरिया, राहुल देव, ओमकारेश्वर पांडे और दानिश कुरैशी जी। दानिश साहब नमस्कार। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन दानिश साहब, ये जय फिलिस्तीन का क्या मतलब होता है, ये जरा अपने नेता से बोलिएगा, उसका कोई औचित्य नहीं था, ये सिर्फ मीडिया में आने के लिए बात कही है, या इसको मेरे मतलब ऐसा मेरा मानना है। बात स्पीकर की हो रही है और मैं उसी तक रखूंगा। आपको जय फिलिस्तीन करना है, जाइए फिलिस्तीन में घर खरीदिए और जाके इजराइल से लड़िए। ये भारत में रह के, भारत की जनता से वोट लेके, भारत की संसद में जाके ये जय फिलिस्तीन करने से कुछ होगा नहीं दानिश जी, ये सिर्फ मैं बता रहा हूं जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। डिबेट वापस मैं स्पीकर पे जा रहा हूं, राहुल देव जी को ले आइए और उधर अजय आलोक जी को ले आइए, 2 वर्सेस 2। थैंक यू वेरी मच। अजय आलोक जी, मुझे बताइए आपने क्यों नहीं माना? मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं बना दीजिए ओम बिरला जी को डिप्टी स्पीकर हमारा होगा। आपको क्या प्रॉब्लम है? अगर अनुराग भदौरिया की पार्टी का डिप्टी स्पीकर बन जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है अजय आलोक जी? आप अगर डिंपल यादव डिप्टी स्पीकर बन जाएंगी तो क्या प्रॉब्लम है अजय आलोक जी? आप जरा बता दीजिए। अजय आलोक वर्सेस अनुराग भदौरिया 1 वर्सेस 1, then I'm going to others. Thank you. सर ऐश्वर्या जी, सबसे पहली बात कि कल डिप्टी स्पीकर का चुनाव नहीं होने जा रहा है, स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। लेकिन उन्होंने कंडीशन रखी
कि कंसेंसस से चुना, हाँ वही कह रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ उस पर। परंपरा ये थी कंसेंसस से स्पीकर चुना जाता है। और जब आप कंडीशन रखते हैं कि हम समर्थन तभी देंगे जब आप डिप्टी स्पीकर हमारा दीजिएगा, तो ये ब्लैकमेलिंग हुई। ये कंडीशन नहीं हुई, ये ब्लैकमेलिंग हुई। और ब्लैकमेलिंग हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम टॉलरेट नहीं करेंगे। दूसरी बात, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, 25 जून का है। आज ही के दिन इमरजेंसी लगी थी। अनुराग भदौरिया जी के फाउंडर नेता जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी हैं, जिनकी हम लोग सबको इज्जत करते हैं, उनको लाठियों से पीटा गया था और इमरजेंसी में जेल में रखा गया था। और उस इमरजेंसी के विरुद्ध वो आंदोलन करते थे। और उस इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस पार्टी के गोद में बैठ के अनुराग भदौरिया की पार्टी और अखिलेश यादव संविधान बचाने निकले। अद्भुत दिन था आज संसद में, अद्भुत। दादी ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी थी इमरजेंसी लगा के। 2 साल के इमरजेंसी में 17 संशोधन किए, संविधान बदल दिया, संविधान की प्रेम्बल से छेड़छाड़ की, बाबा साहब की आत्मा को अपमानित किया। संविधान का प्रेम्बल आत्मा होती है, उसको बदल दिया। और वो संविधान बचाने वाली दादी के पोते राहुल गांधी आज संविधान की बुक हाथ में लेके कह रहे हैं जय संविधान। इससे बड़ा संविधान का मजाक क्या हो सकता है? इससे बड़ा संविधान का मजाक क्या हो सकता है? और उनके साथ है अखिलेश यादव, हाथ मिला रहे हैं, बहुत बढ़िया, एकदम बहुत अच्छा लोकतंत्र का संविधान बचा रहे हैं। दूसरी मैं बात बताता हूँ, दलितों के प्रति उपेक्षा इनकी कितनी है। आज कितनी हिकारत बड़ी दृष्टि से दलितों को देखते हैं। ये दलितों को चुनाव लड़वाते हैं हरवाने के लिए, बार बार, एक बार नहीं बार बार। लोकतांत्रिक ढीठ हैं ये लोग, लोकतांत्रिक ढीठ। क्योंकि जिस चीज़ का नतीजा पता है, जब पता है कि मैं नदी में कूदूंगा, मुझे तैरना नहीं आता, मैं डूब जाऊंगा, तब भी मैं नदी में कूद रहा हूं, तो आपकी ये ढीठता है। ये ढीठता ये बार बार करते हैं, दलितों के साथ करते हैं। 2002 में सुशील कुमार शिंदे, तत्कालीन गृह मंत्री, उसको चुनाव लड़वा दिया उपराष्ट्रपति का। पता था कि हारेंगे लेकिन लड़वा दिया। 2019 मीरा कुमार, फिर एक दलित, उनको चुनाव लड़वा दिया स्पीकर का। पता था कि नहीं है सब वोट, नहीं जीतेंगे, लेकिन फिर से लड़वाया, उनको भी बेइज्जत किया, चुनाव हरवा दिया। और 2024 के सुरेश, वो भी एक दलित है, पता है नंबर्स नहीं है, लेकिन फिर से उनको बलि का बकरा बना दिया। तो ये राजनीतिक ढीठ जो है, ये राजनीतिक ढीठता जो है, ये लोकतंत्र देख रहा है। और आज 25 जून इमरजेंसी के दिन संविधान बचाने की कसम खा, जय संविधान बोलने वाले संविधान की धज्जियां उड़ा के इतिहास में रखा हुआ है। और उसके बाद उसके साथ निर्लज्जता के साथ अनुराग भदौरिया का दल और बाकी लोग दल संविधान और सेकुलरिज्म के पर्दे के पीछे खड़े हैं। ओके, जरा मुझे ये बताएं एक बात ऐश्वर्या जी, कि ये प्रत्याशी कांग्रेस का है, ये प्रत्याशी विपक्ष का नहीं है। तो क्या कांग्रेस के अहंकार के सामने सारे विपक्षी दल, गैर कांग्रेसी विपक्षी दल कांग्रेस के साथ लाइन में खड़े हो गए हैं? उससे अच्छा विलय कर लीजिए कांग्रेस पार्टी में। लाइन में खड़े होने की जरूरत क्या है? और नहीं, रीढ़ की हड्डी है तो दिखाइए, जैसे ममता बनर्जी ने दिखाई, और सीधे कहा कि हमसे कोई कंसल्ट नहीं किया गया है स्पीकर के मसले पे। YSRCP हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे, उन्होंने खुल के कहा एनडीए को समर्थन करेंगे। तो ये है राजनीतिक ढीठ। तो ढीठता का कोई जवाब नहीं है, और जानबूझ के एक ढीठता में दलितों को ही अपमानित करना है। जवाब दे रहे हैं, पहले आप लोग अपने अपने ओपनिंग कमेंट्स दीजिए, फिर मैं सवाल करता हूं आपसे। अनुराग भदौरिया जी, ओपनिंग कमेंट्स, 90 सेकंड्स आपके भी। देखिए, संविधान और लोकतंत्र कब खतरे में आता है? संविधान तब खतरे में आता है जब सत्ता अपनी ताकत का दुरुपयोग करती है और एक दिन में, मात्र एक दिन में 78 सांसदों को निलंबित कर देती है। 150 सांसद इस पार्लियामेंट से निलंबित हुए हैं, सोचिए आप, और इन्होंने बिल पास कर दिया। ये संविधान का अपमान नहीं है या लोकतंत्र का अपमान नहीं है? आप बताइए, चुनी हुई जनता से चुनी हुई सरकारें, चाहे महाराष्ट्र की हो, आपने तोड़ दी, चाहे वो गोवा की हो, आपने तोड़ दी, चाहे मध्य प्रदेश की हो, जनता द्वारा चुनी सरकार, जनता का बहुमत था, आपने तोड़ के गिरा दी। सत्ता के नशे में ना, ताकत के नशे में आपने गिरा दी। और आपने उनको सत्ता, उन सरकारों को गिराया नहीं, पार्टियों को 2-2 भागों में बांट दिया। शिवसेना को 2 भागों में बांटा, अपना एनसीपी को 2 भागों में बांटा, चिराग पासवान जो आज के साथ है उनको भी आपने 2 भागों में बांट के उनका सामान रोड पे लाके खड़ा कर दिया था। आप कब संविधान का अपमान करते? अहंकार ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अहंकारी पार्टी है, इसलिए पूरे हिंदुस्तान ने आपको 240 पे लाके खड़ा कर दिया है। ये तो आरएसएस के प्रमुख भी कह रहे हैं कि अहंकार से काम नहीं चलेगा। तो कौन अहंकारी है? अहंकार के नशे में कौन रहता है? अरे आप स्पीकर बनाना चाहते हो तो आप बताइए ना, दलितों का अपमान करने वाली कौन है पार्टी? आपको दलितों का अगर सम्मान करना है तो कांग्रेस से, अगर दलित पार्टी का अगर विपक्ष को यहाँ पे दलित का स्पीकर खड़ा है तो आप समर्थन कीजिए। दलित का अपमान क्यों करना चाहते हैं आप समर्थन कर दीजिए, क्योंकि वो दलित परिवार से आते हैं, दलित हैं, 8 बार के जीते हैं। तो वो आपको सहन कैसे होगा? आप सहन कर ही नहीं पा रहे कि भाई कोई दलित 8 बार का जीता
स्पीकर कैसे हो जाए, इसलिए आप इतनी बातें बना, अरे समर्थन कर दीजिए ना आप। ओके, इतनी लंबी लंबी बातें करती भारतीय जनता पार्टी को संविधान पे यकीन कब है? कब आपने संविधान और लोकतंत्र की दुहाई दी? आनंद जी आ रहा हूं, राहुल जी आ रहा हूं। असंवैधानिक बातें करती है भारतीय जनता पार्टी, अजय जी आ रहा हूं। असंवैधानिक बातें करती है जनता। आप 240 पे हैं और आपको अगर आप बोलते हो कि अगर हमारे जो इंडिया गठबंधन उनको कह रहे हो कि उसमें से 29 निकल जाए, उसमें से 30 निकल जाए, या टीएमसी नहीं रहे, निकल नहीं जाए, निकल गए हैं अनुराग जी, और जेडीयू निकल जाए तो क्या बनेगा? आप पहले अभी बचेगा? आप पहले नहीं, निकल जाए और निकल गए में फर्क है। यहाँ पे टीडीपी निकल जाए और निकल गए में फर्क है। अभी ये आपके ओपनिंग कमेंट्स है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं राहुल देव जी, ओके ठीक है, सुन लीजिए। अजय नहीं, रिलैक्स, गो बैक ऑन द विंडो, थैंक यू। मेरे को सुन लिया ना, 10 सेकंड मुझे दीजिए, 10 सेकंड। नहीं अजय जी मैं 30 दूंगा, लेकिन अभी बाकी हो जाए। हाँ ठीक है, अनुराग जी आपने बोल लिया, राहुल देव जी, अनंत विजय जी, राम कृपाल जी और राहुल देव जी के पास जा रहा हूं। राम कृपाल जी, पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। बीजेपी मान सकती थी, स्पीकर हमारा, डिप्टी स्पीकर उनका। और एक बात और क्लियर कर दीजिए सर, स्पीकर के इलेक्शन में व्हिप नहीं होता है, जितना मुझे पता है। ओमकारेश्वर जी को भी रखिए, स्पीकर में व्हिप नहीं होता है। तो ये जो ये कर रहे हैं कि बीजेपी ने व्हिप जारी कर दी और कांग्रेस ने, किसी की व्हिप मान्य नहीं होती है स्पीकर के इलेक्शन में, जहां तक सर मुझे पता है। मेरे को तो 15-16 साल का एक्सपीरियंस है संसद कवर करने का। रामकृपाल जी सर एंड राहुल देव जी। रामकृपाल जी स्टार्टिंग विद ऐश्वर्य जी सर। जिस बात की आशंका थी, ये चुनाव का नतीजा आने के बाद ही वो सब सारी चीजें बिल्कुल सही होती नजर आ रही हैं। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पहले से ही ये दुदुभी बजा चुके हैं कि हम देख लेंगे, तो नतीजा वही है। वरना अगर अध्यक्ष पद पर मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत मुश्किल काम था। खुद शरद पवार जी ने भी कह दिया था कि हाँ होना चाहिए, वो सत्ता पक्ष का होता है, इसमें कोई वो दो राय नहीं, और ये हो जाता। रही बात उसके साथ एक शर्त लगाने की, मैं तो बेसिक एक बात जानता हूं, अगर विपक्ष अध्यक्ष के पद पर समर्थन कर देता तो फिर बीजेपी या एनडीए के लिए बहुत मुश्किल होता डिप्टी स्पीकर का पद अपने लिए लेना, क्योंकि उसकी मैसेज जनता में खराब जाती कि भाई विपक्ष ने आपके अध्यक्ष पद का समर्थन किया तो उसको ये करना चाहिए था। लेकिन एक मौका था विपक्ष को ये कि चलिए हम अध्यक्ष पद पर समर्थन करते हैं आपका, और जब विपक्ष की बात आती, डिप्टी स्पीकर की बात आती, उस समय अगर एनडीए साथ नहीं देता तो फिर मैं कह रहा हूं कि ये विपक्ष के फेवर में बात जाती, क्योंकि मैसेज जनता को जाना चाहिए, जनता देख रही सब कुछ। लेकिन जब आपने तय कर लिया कि हम अध्यक्ष पद पर लड़ेंगे, तो जो बेनिफिट आपको भविष्य में मिलने वाला था विपक्ष को, वो आपने खो दिया, क्योंकि नतीजा आपको मालूम है। और फिर बीजेपी या एनडीए को एक बहाना मिल गया कि देखिए साहब, ये तो लड़ाई हर बात पर लड़ाई करते हैं। अच्छा, तो मेरा ये कहना है कि अगर उसको आप पॉलिटिकल एंगल से देखें, दूरदृष्टि से देखें, तो विपक्ष को अध्यक्ष पद पर समर्थन करना चाहिए था और फिर अपने डिप्टी स्पीकर की मांग पर अडिग होना चाहिए था। और अगर उस समय एनडीए धोखा देता तो मैं तय मान लीजिए कि विपक्ष इसमें जनता के, तो आप कह रहे हैं परसेप्शन वाइज दे कुड हैव प्लेड अ बेटर गेम। राहुल देव जी, आई वांट योर इंट्रोस्पेक्शन। ओके, वो कह रहे हैं कि परसेप्शन वाइज एक बेटर राजनीतिक गेम खेला सकता था विपक्ष। राहुल देव जी, सो योर व्यू पॉइंट। ओपनिंग कमेंट्स ले रहा हूं। अजय जी आ रहा हूं आपके पास, आप बोलना चाह रहे थे कुछ, इसके बाद मैं रामकृपाल जी सर। मैं रामकृपाल जी से सहमत हूं। मैं भी यही कहता कि दोनों ओर से परिपक्वता नहीं दिखाई गई, और विपक्ष के लिए ये बेहतर होता कि वो परंपरा जो अब तक एक बनी हुई है, एक अच्छी परंपरा बनी है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुनाव नहीं होता, सहमति से, सर्वानुमति से उसका चयन होता है, चुनाव होता है। ये परंपरा बनी रहती, इसमें सहयोग करके विपक्ष का फ़ायदा ही होता। और मैं समझता हूं कि इसका करने के बाद फिर डिप्टी स्पीकर के सवाल पर एक उसका नैतिक उसका बल बढ़ जाता और एक दबाव बन जाता सत्ता पक्ष के ऊपर कि वो भी परंपरा का पालन करे और अच्छी परंपरा डाले। और अभी एक दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस सहयोग और समन्वय की बात की है, सर्वानुमति के साथ चलाने की बात की है, उसका पालन भी हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ
और अब दोनों ओर से सिर्फ एक कड़वाहट रह गई है, और मैं समझता हूँ कि इससे किसी का फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये मैं कहता हूँ कि ये दोनों ओर से अगर ये हर चीज़ छोटी से छोटी चीज़ मीडिया में ना कही जाए, उस पर बयानबाजी ना की जाए, हर चीज़ पर सभी तरह के लोग बोलने ना लगे, सिर्फ बड़े लोग आपस में बैठकर फ़ोन पर या मिलकर इन चीज़ों को तय कर लिया करें, तो ये शायद इस तरह के दृश्य हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, अनंत विजय जी, ओमकारेश्वर जी, अनंत विजय जी। मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ सारी बातें। अनंत विजय जी, आज मैं बोलने वाला था, डिबेट तो सारी होती है, लेकिन आज आपने लाइट बेहतर कर दी है, तो आज आपका ऑडियो खराब हो गया। ऐसा हो गया कि एक नहीं दो बार आ रहा है। ऑडियो ठीक कीजिए अनंत विजय जी का। सर कुछ बोलेंगे आप? अनंत जी, मैं तो बोल रहा हूँ, अगर जबरदस्त एको आ रही है सर। सर मैं इसको ठीक करा के दोबारा वापस आता हूँ। ओमकारेश्वर जी, ओमकारेश्वर जी, सर योर व्यू पॉइंट। ओमकारेश्वर पांडे जी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सर्वानुमति की बात और जो परंपरा की बात है, उसकी जिम्मेवारी सबसे ज़्यादा रूलिंग पार्टी पर होती है, और ये शुरुआत होती है प्रोटेम स्पीकर के चुनाव से। जब आपने एक वरिष्ठतम सदस्य, जो परंपरा रही है कि वरिष्ठतम सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा, उसकी जगह पर आपने एक दूसरे व्यक्ति को यह कह के बनाया कि वहाँ पे वो कंटिन्यूअस 8 बार उनका नहीं था, उसमें ब्रेक था, और आपने हवाला दिया कि हम वेस्टमिंस्टर पॉलिसी को, सिस्टम को फॉलो करते हैं यूनाइटेड किंगडम के। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत ब्रिटिश के वेस्टमिंस्टर पॉलिसी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि वहां पॉलिसी ये भी है कि वंस यू आर ए स्पीकर यू आर ऑलवेज बी ए स्पीकर। हम उसको फॉलो नहीं करते। यहाँ पर स्पीकर पॉलिटिकल पार्टी लाइन से ऊपर नहीं होता, वो चुनाव भी लड़ता है, वापस आता है। ओम बिरला जी को ही देख लीजिए, मैंने कहा ना स्टार्ट में थे, चुनाव लड़े और वापस आए। सिविक्स की किताब में अलग होता है, प्रैक्टिकली अलग होता है। वो उसके बाद या तो चुनाव नहीं लड़ता, या अगर वो लड़ता है तो उसके खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता। तो वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर के हम ब्रिटिश पॉलिसी को फॉलो नहीं करते, इसलिए उस वेस्टमिंस्टर का हवाला देके आपने इनको जो खड़ा किया प्रोटेम स्पीकर के तौर पे, उससे मुझे लगता है कि विपक्ष जो है वो सतर्क हो गया है। पहली बात। दूसरी बात ये कि आप कहते हैं परंपरा, अगर स्पीकर के उसमें मान जाता विपक्ष, तो शायद डिप्टी स्पीकर पे उनको नैतिक जिम्मेवारी। अरे नैतिक जिम्मेवारी तो पिछली लोकसभा में भी थी। पिछली लोकसभा में तो डिप्टी स्पीकर बनाया ही नहीं, उस समय ये नैतिकता कहाँ गई? दरअसल इन सब चीजों से विपक्ष डरा हुआ है, और इसीलिए वो परंपरा के खिलाफ, जानते हुए भी कि इस पर नहीं होनी चाहिए लड़ाई, लेकिन आप चूंकि तैयार नहीं, ये शर्त इसीलिए रखी। राहुल गांधी ने साफ कहा था कि अगर आप डिप्टी स्पीकर पर मान जाते हैं, और ये शर्त रखने की जरूरत क्या थी? अगर पिछली लोकसभा में डिप्टी स्पीकर ईमानदारी से विपक्ष को दिया गया होता, तो इस बार शर्त रखने की जरूरत नहीं होती। मुझे लगता है कि विपक्ष इसलिए इस बारे में सामने के सुरेश को खड़ा करके वो एक तरह से इलेक्शन कराना चाहता है, और उसके बाद फिर डिप्टी स्पीकर के उस पे क्या होता है, ये आगे देखने वाली बात है। अजय आलोक जी, नाउ यू वांट टू कम इन। अनुराग भदौरिया आल्सो ऑन है। अजय आलोक जी, आप कुछ कह रहे थे उस समय अनुराग जी के बाद। दानिश भाई आ रहा है उसके बाद सीधा आपके पास। हाँ, मैं 2-3 बातें कहता जी। हूं। मैं ओंकारेश्वर जी को बस ये कहना चाहता हूं कि ओंकारेश्वर जी, बर्थडे पार्टी नहीं बनाई जा रही है कि रिटर्न गिफ्ट देना आवश्यक है। स्पीकर का चुनाव है, देश के स्पीकर का चुनाव है, लोकसभा चलानी है। रिटर्न गिफ्ट डिप्टी स्पीकर का मांगे तब हम बर्थडे पार्टी मांगेंगे, ये तो कोई शर्त नहीं होती है ना। लोकतंत्र में, लोकतंत्र के मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी का पद हम लोग चुनने जा रहे हैं, उसमें चुनने की नौबत नहीं आनी चाहिए। खैर, ये अपनी राजनीतिक परिपक्वता की बात है। कांग्रेस ने ऐसी परिपक्वता दिखाई है, पहली बार नहीं। मैं बोल लूं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपके बीच में। अनुराग जी होल्ड ऑन, आ रहे हैं एक एक करके। अनुराग जी, मैंने अभी नहीं, इनको क्या लगता है हर चीज में? मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था राजनीतिक ढीठता। राजनीतिक ढीठता, मैंने पहले कहा था राजनीतिक ढीठता। आपको जब पता है कि आपके पास नंबर नहीं है तब भी आप वो काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपका मकसद हंगामा फैलाना है, कैओस फैलाना है, कंफ्यूजन फैलाना है, आपको काम नहीं करना है। 2019 में अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, पता था कि नंबर नहीं है तब भी लेके आए अविश्वास प्रस्ताव, मीडिया की सुर्खी बनेंगे दिन भर। 24 में नहीं था नंबर तब भी अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, क्योंकि पता था कि हारेंगे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लेके आए और जब वोटिंग के पहले ही भाग गए। तो ये सब राजनीतिक ढीठता है ना। स्पीकर में पता है नंबर नहीं है, तब भी स्पीकर का कैंडिडेट आप दे रहे हैं। तो ये आप लोकतंत्र को बढ़ा रहे हैं
या लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं? ये आप सब जितने गणमान्य व्यक्ति लोग हैं, जर्नलिस्ट लोग हैं, इस पर खुद अध्ययन कीजिए। मैं तो ये कहूंगा अनुराग भदौरिया से कि अनुराग भदौरिया, हिम्मत है, अनुराग घोषित करिए कि आप संविधान में बिल्कुल आपको 100% यकीन है, 100% यकीन है, और आप बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। तो संविधान की जो मूल प्रति थी, जो बाबा साहब ने बनाई थी, जिसमें प्रभु श्री राम और सीता का चित्र था, जिसमें महावीर हनुमान जी का चित्र था, शिव पार्वती का चित्र था, उन सबको रिस्टोर किया जाए। नंबर 1, आप ये मांग कीजिए सरकार से कि उनको सबको रिस्टोर किया जाए वापस संविधान में। बाबा साहब की मूल प्रति, प्रियम्बल में जो सेकुलर और सोशलिस्ट घुसाया हुआ था, उसको एक्सपंज किया जाए दोबारा से। आप मांग कीजिए अगर संविधान में आपकी यकीन है तो। वक्फ बोर्ड और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो संविधान में डाला गया था, आप मांग कीजिए कि उसको हटाया जाए अगर आपकी संविधान में आस्था है तो। ओके, रुक जाओ ना, मैं अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे हैं। अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे हैं आपको। अनुराग भदौरिया, 3 of us on air, be in the middle, thank you very much। अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे हैं, थैंक यू। बोलिए अनुराग जी। देखिए कमाल की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी उनकी बात कर रही है, अरे प्रभु राम ने तो आपको आशीर्वाद ही नहीं दिया, प्रभु राम तो आपके साथ है ही नहीं, उन्होंने तो अयोध्या भी आपको हरा दिया, तो आप उस पर बात नहीं कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक कि आप बात कर रहे थे देश में लोकतंत्र की और संविधान की, तो आपने अच्छी तरह से देखा है कि लोकतंत्र और संविधान की अगर बचाने की जिम्मेदारी तो हम हमेशा से लिए रहते हैं। आप क्या चाहते हो कि विपक्ष की अगर सीटें कम आएंगी, अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष इस संविधान में सत्ता पक्ष की जितनी जिम्मेदारी उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है। आप क्या सोच रहे हो अगर कोई हार जाएगा तो विपक्ष ही नहीं रहेगा यहाँ पे, विपक्ष की जनता की आवाज नहीं उठाएगा, विपक्ष चुपचाप बैठ जाएगा। आप बोलोगे नहीं आपकी नहीं, आप सत्ता में नहीं इसलिए आप निकलिए बाहर, पार्लियामेंट में आप विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते। अरे विपक्ष के लिए जनता ने मुझे अगर भूमिका में चुना है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है जनता की आवाज को जो आप दबाना चाहते हो पार्लियामेंट में जोरदारी से उठाना और आपको अन्याय नहीं करने देना, यही तो मेरी जिम्मेदारी है। आनंद जी आ रहा हूं, पूरी बाखूबी निभा रहा हूं। आप डायलॉग नहीं निभा रहे। संविधान को बाबा साहब का मूल संविधान जो देश के खड़े होकर आपको पकड़े रहते हैं कि आप संविधान और लोकतंत्र देश के अंदर खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भी संविधान ने जितना अधिकार आपको दिया है और हमें जनता ने दी, आवाज दी है कि हम पार्लियामेंट में खड़े होकर उनकी आवाज मजबूती से उठाएं। तो आप क्या चाहते हो इस देश के अंदर विपक्ष माने आप चाहते हो कि ये जो पार्लियामेंट है विपक्ष विहीन हो जाए, ये सत्ता पक्ष रहे? ऐसा नहीं हो सकता, पार्लियामेंट विपक्ष विहीन नहीं होता है। एक एक करके प्लीज अंडरस्टैंड, मजबूती से रहेगा। सुन लीजिए कान खोल, एक एक करके प्लीज आप दोनों। थैंक यू वेरी मच। 2 वर्सेस 2 जो जुल्म किया है, जो दर्द आनंद जी को लाइए और दानिश जी को इस बार नहीं देने दिया जाएगा। आपको कोई असंवैधानिक काम नहीं करने दिया जाएगा, आपको रोका जाएगा। सुन ली कान खोल के, आपने जिस तरह से अत्याचार अन्याय लगा 10 सालों से जो किया है ना, आपको नहीं करने दिया जाएगा। जनता को दर्द जो आपने दिया है इस बार नहीं देने दिया जाएगा। आपसे कोई भी चीज आप पार्लियामेंट के अंदर में लेके आएंगे जो जनता के भले की होगी, उसमें समर्थन होगा, जो जनता के विपक्ष की होगा उसमें समर्थन नहीं होगा। ओके, पॉइंट है। तो आप कह रहे हैं कि ओम बिरला जनता के समर्थन में नहीं है इसलिए आप विपक्ष कर रहे हैं, ठीक है। वो आप देखिए, ये कोई आनंद जी पहली बार नहीं हो रहा है ना आखिरी बार हो रहा है। अनुराग भदौरिया के एग्रेशन में ये है कि इस बार वो 44 पे नहीं है। आप समझिए उनका नंबर बड़ा है। वो कह रहे हैं वी विल फ्लेक्स आवर मसल्स, ये और कुछ नहीं है। ये सिर्फ जैसे जिम में होते हैं ना, 2 लड़के होते हैं स्कूल के बाद जिम में जाते हैं कि मेरा मतलब मेरी मसल्स ज्यादा है कि तेरी मसल्स ज्यादा है, वो हो रहा है। ये लड़कपन वाला काम हो रहा है। दे आर जस्ट फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। उनके पास नंबर नहीं है, उनको पता है, बट दे आर डूइंग इट टू सेंड अ लार्जर मैसेज। वो एक लार्जर मैसेज भेज रहे हैं, वो एक लार्जर मैसेज भेज रहे हैं। अनुराग जी मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं आपसे सर, मैं अभी अनंत विजय जी से बात कर रहा हूं। आप मेरे को मेरा सवाल रखने का तरीका नहीं समझा सकते। थैंक यू वेरी मच। देखिए 233 है इंडिया अलायंस के पास, 29 टीएमसी ऑफिशियली बोल चुकी है कि वी आर नॉट सपोर्टिंग, क्योंकि हमसे बात नहीं की है। और टीएमसी के बारे में अनुराग जी आपको पता है, आनंद जी जब प्रणब दा को राष्ट्रपति बनाना था तो 2 ही लोग थे बनाने वाले, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी। और वही समाजवादी पार्टी आज ममता बनर्जी से बात नहीं कर रही है स्पीकर के लिए। नहीं तो सोनिया गांधी तो प्रणब दा को भी बनने नहीं देती राष्ट्रपति। मेरे को आज तक याद है जनपद स्थित उनके घर पे ममता दीदी नाम कुछ और अंदर से मुलायम सिंह यादव जब घर से बाहर आए तो नाम कुछ और प्रणब दा का नाम बता दिया। सारी मीडिया हक्की बक्की रह गई। तो उस तरह का कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन रहता था इन पार्टीज के बीच में। और आज क्या हो रहा है वो दिख रहा है। लेकिन विपक्ष मसल फ्लेक्स कर रहा है। विपक्ष कह रहा है भाई हमको डिप्टी स्पीकर दे देते। बीजेपी कह रही है कंडीशन नहीं, जैसे अभी अजय आलोक जी ने कहा रिटर्न गिफ्ट नहीं देंगे। विपक्ष कह रहा है हम तुम पे भरोसा कैसे करें। विपक्ष की समझिए, विपक्ष के नेता कह रहे हैं हम तुम पे भरोसा कैसे करें। 10 साल तुमने हमारा कुछ नहीं होने दिया,
हमारे 100 और 150 सांसद सस्पेंड कर दिए। इस बार तो मौका मिला है, छोड़ेंगे नहीं, कम से कम मैसेज तो भेजेंगे। उनका ये व्यू पॉइंट है। अनंत विजय जी, दानिश जी, इसके बाद आपके पास। विपक्ष के एक सांसद जो पूर्व में अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आजकल पार्टी प्रवक्ता की भूमिका में आ गए हैं। वो अध्यक्ष के बजाय उनके बिहाफ पे वही बात कर रहे हैं मीडिया से, जो आज हमने देखा कि फोन कॉल का इंतजार उनके अध्यक्ष को था, लेकिन अध्यक्ष की बात उन पार्टी सांसद महोदय ने, पूर्व अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने लोगों तक पहुंचाई। तो मुझे लगता है कि इतनी छोटी छोटी बात पर अगर उनका फोन नहीं आया, आप ही फोन उठा के कर लेते अगर आप रत्नात्मक। दरअसल क्या है, ये ईगो का मामला हो गया है। और इस बार ईश्वर की कृपा से थोड़ी संख्या बल उधर बढ़ गई है, जो कि सब दलों को मिला के बीजेपी से फिर भी कम है। तो मुझे ये लगता है कि इस बार थोड़ा शक्ति प्रदर्शन पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा, और शक्ति प्रदर्शन में बार बार विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि अभी कल ही ओम बिरला का जब चुनाव होगा तो उसमें विपक्ष को कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। कितनी वोट मिलेंगे, विपक्ष थोड़ा एक्सपोज होगा। मुझे लगता है जो 232 या 33 की संख्या वो दिखा रहे हैं INDIA गठबंधन के लोग, मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा एक्सपोज। 29 तो कम हो गए सर। टीएमसी ने आधिकारिक तौर पे कह दिया वी आर नॉट सपोर्टिंग। टीएमसी ने आधिकारिक तौर पे कह दिया। टीएमसी कभी भी आधिकारिक तौर पर INDIA में थी या नहीं थी, इस पर भी संदेह है। INDIA बड़ी अच्छी एक INDIA का जो संगठन है ना, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह है कि उसकी कोई मेंबरशिप नहीं है। जिसको मर्जी हो आओ, जब तक आप रहो स्वयंसेवक बन के रहो, और जब मर्जी हो आप स्वयंसेवक से बाहर चले जाओ। तो INDIA गठबंधन और RSS में इसको लेकर एक समानता है। वैचारिक भिन्नता हो सकती है, पर मेंबरशिप को लेकर दोनों में कोई मेंबरशिप नहीं। ममता जी को जब मर्जी होती है वो स्वयंसेवक बन जाती है, जब मर्जी होती है स्वयंसेवक छोड़ देती है वो। तो मैं ये थोड़ा इसलिए भी गंभीरता से कह रहा हूँ। और जो परंपरा की दुहाई दी जा रही है, कभी ऐसी परंपरा रही नहीं है भारत में। ये परंपरा बनी कब? परंपराएं बड़े लंबे समय से बनती हैं। 4 लोकसभा के शुरुआती देख लीजिए, क्या था क्या कोई विपक्ष का। उसके बाद के लोकसभाओं में देख लीजिए, 2-4 बार देखिए। जब कांग्रेस पार्टी कमजोर होती है तब वो विपक्ष को अपनी सीटें देती है। जब सत्तारूढ़ दल मजबूत है, जब सत्तारूढ़ दल को अपने संख्या बल पे भरोसा है, तो विपक्ष को क्यों देगा? क्या वेस्टमिनिस्टर बॉर्डर, अच्छा इसके पहले प्रोटेम स्पीकर को लेके भी बेवजह का हल्ला इन लोगों ने। नहीं, पर एक बात ये क्लियर क्यों नहीं हो सकती? क्या नाम है? राहुल देव जी ऑल्सो ऑन एयर। राहुल देव जी, सिविक्स की किताबों में पढ़ाया जाता है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है सर, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अचानक एक दिन अनुराग भदौरिया अगर सांसद हैं, एक दिन वो सपा के नेता हैं, अगले दिन उनको चुन लिया, उनके लिए सपा वाले भी बराबर है, अखिलेश यादव भी बराबर है, और उनके लिए अमित शाह भी बराबर है। ऐसा तो होता नहीं है सर। सिविक्स की किताबों में सर पढ़ा हमने यही है कि वो लार्जर देन लाइफ हो जाते हैं स्पीकर, और उनके लिए सब जैसे भगवान की आंखें, मतलब भगवान की आंखों के सामने सब बच्चे बराबर होते हैं, वैसे ही स्पीकर के आगे सभी सांसद बराबर होते हैं। लेकिन दैट्स नॉट रियलिटी राहुल देव जी। तो हमें मान लेना चाहिए ऐसा नहीं होता है। ओम बिरला अभी नरेंद्र मोदी के नाम पे इलेक्शन जीत के आए हैं, अगर वो स्पीकर बनेंगे तो कैसे होगा? या कोई और उससे पहले मैं अगर पिछले 10, 12, 15 या 17 के 17 स्पीकरों का नाम लूंगा तो सभी ऐसे होंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के। तो पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऐसा होता नहीं है सर। वी वांट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए सर, देखिए हर तरह के उदाहरण मिलते हैं। अब इतने सारे 17-18 लोकसभा अध्यक्ष हमारे यहाँ हो चुके हैं, तो आपको कई तरह के उदाहरण मिल जाएंगे उनमें। तो कुछ ऐसे लोकसभा अध्यक्ष भी हुए हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में निष्पक्षता का व्यवहार हमारे सामने रखा है, उदाहरण पेश किया है। कुछ लोगों ने नहीं रखा है, तो किसको माने किसको नहीं माने, लेकिन जो अपेक्षित है, जो परंपरा कहती है, जो सिद्धांत कहता है कि आप कहीं से भी आए हों, एक बार आप लोकसभा के अध्यक्ष पद पर आ जाते हैं तो वहाँ पर आपकी दृष्टि समान होनी चाहिए, समदृष्टि होनी चाहिए, वहाँ पक्षपात नहीं करना चाहिए। अभी पिछली बार क्या हुआ, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं व्यक्तियों को भी ठीक से जानता हूँ करीब से सर, लेकिन अपेक्षा यही है और यही संसदीय लोकतंत्र है। आखिर जो भी संसद में आएगा किसी न किसी पार्टी से, उससे चुन के ही आएगा। हाँ, कोई जो न्यायाधीश बनता है, जज भी बनता है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी कोई अपनी राजनीतिक सोच नहीं होती है, पसंद नहीं होती है जी। फिर भी उससे अपेक्षित क्या होता है
कि वो जो फैसला करेगा वो केवल कानून को, न्याय को दृष्टि में रख के करेगा। यही अपेक्षा लोकसभा के स्पीकर से भी होती है कि वो कहीं से भी चुन के आया हो, लेकिन जब वो स्पीकर के रूप में फैसला करेगा तो वो पक्षपात नहीं करेगा। दोनों को बराबर अवसर देगा, बराबर न्याय देगा। राइट सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है सर। ठीक है, तो ये परंपरा यही है, यही अपेक्षा है। राइट सर। दानिश जी, इसकी अपेक्षा नहीं थी, इसकी उम्मीद नहीं थी, ये बाकी सब ठीक है, राजनीति चलती रहेगी। मतलब ये फिलिस्तीन कहां से आ गया, ये पैलेस्टाइन कहां से आ गया, ये जय पैलेस्टाइन क्या आ गया? क्या जस्ट आप सिर्फ न्यूज में बने रहते हैं? मतलब न्यूज में बने रहने के लिए था तो प्रैक्टिकली बता दीजिए कि वी जस्ट वांटेड टू मेक द हेडलाइंस, क्योंकि मेरे को इसका और कोई औचित्य समझ नहीं आता। अगर है तो प्लीज समझाइए। देखिए ऐश्वर्या, मैं तो आपको ये कहूंगा, चाहे भले आपको बुरा लगे, अगर न्यूज में बने रहने की बात है तो दोबारा कभी भी आप असद साहब का इंटरव्यू लेने के लिए किसी को मत भेजिएगा। तो ये जो परेशानी है ना, मुझे लगता है कि आप एक अच्छे एंकर हैं और आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा ना बोले तो ज्यादा बेटर है। देन प्लीज एक्सप्लेन व्हाई। नहीं, किसी की भाषा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। खत्म कर लो ऐश्वर्या, मैं खत्म कर। व्हाई जय फिलिस्तीन का मतलब क्या है? भारत के नागरिक भारत की जनता से जीत के भारत की संसद में पहुंचते हैं, शपथ ले रहे हैं और बोलते हैं जय पैलेस्टाइन। व्हाई? नहीं तो उसमें आपत्ति क्या है, आपको ये बताइए, क्या आपत्ति है? मतलब देश का एक और सांसद ये कहता है, बरेली वाला, कि भाई भारत हिंदू राष्ट्र का, हाँ, आप उसकी आलोचना कर सकते, तो आपको आपत्ति नहीं है। नहीं, आप करिए ना उसकी आलोचना। असद साहब ने, वो पूरी डिबेट उधर घूम जाएगी, इसलिए आपने रमेश बिदुड़ी के वक्त पे पूछा था कि एफआईआर होगी या नहीं? पूछा नहीं था, पूछा था आपने, बोला था कि दोबारा ऑप्शन नहीं देना चाहिए सांसद का। समझिए आप, रमेश बिदुड़ी ने जो किया, आप उससे कंपेयर कर रहे हैं। चलिए आप मान रहे हैं कि उतना गलत है, चलिए दैट इज ओके फॉर मी। आप रमेश बिदुड़ी ने जो किया था वो बदतमीजी और जिस तरह के अपशब्द इस्तेमाल किए थे, चलिए अगर आप उससे कंपेयर कर रहे हैं तो आई एम ओके विद इट। अगर आप उससे कंपेयर कर रहे हैं देन आई एम ओके विद इट। आपकी भी पॉलिटिकल कंपल्शन हो सकते हैं। दानिश जी का ऑडियो फुल रहना चाहिए, कम नहीं होना। नहीं, क्या कंपेयर कर रहे हैं? मैं तो अरे जिस कंपैरेटिव की बात ही कहा है वो तो दानिश अली और रमेश बिदुड़ी, और दानिश अली ने तो कुछ कहा ही नहीं था। इतना भद्दी भाषा मुझे लगता है कि कोई सड़क छाप आदमी नहीं बोलता होगा। मैं बात ही नहीं कर रहा, रमेश फ्लोर पे बोला गया, मैं बात ही कोई जवाब कभी आपने पूछा इस पे मामला क्यों नहीं होगा? ओनली टू पीपल। नहीं, मैं ये सिर्फ माफी मांग लेने से काम खत्म हो गया वहां। आप मेरी बात समझिए, और आप ये मेरी पहली बात बार नहीं है। नहीं, जय पैलेस्टाइन का क्या मतलब है? दसियों बार सुनिए, कई दसियों बार प्लीज समझाइए। जय पैलेस्टाइन, देखिए, डोंट प्ले एनी विजुअल्स, ओनली टू पीपल ऑन एयर। चंद मिनट मेरे को नहीं, दानिश भाई प्लीज समझाइए। दानिश भाई प्लीज समझाइए, जय पैलेस्टाइन का क्या मतलब है? जय पैलेस्टाइन का क्या मतलब है? व्हाई, व्हाट्स मतलब इसका क्या औचित्य? अरे सुनिए, नहीं तो क्या औचित्य नहीं है उसमें? क्या बुराई थी बताइए, क्या बुराई थी या क्या गैर संवैधानिक था, ये बोलिए आप। अजय आलोक जी, इससे पहले मैं बोलूं, वो उनसे ज्यादा पूछो तो वो कहते हैं आपके बरेली वाले सांसद ने कहा जय ये मतलब हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। आपके अलीगढ़ वाले आए या मेरठ वाले सांसद आए, उन्होंने कहा जय हेडगेवार जी, जय नरेंद्र मोदी, उस पर भी कंट्रोवर्सी हो गई। आपके ये मेरठ वाले आए, उन्होंने जय श्री राम कह दिया, वो उस पर भी कर सकते। लेकिन मैं सिर्फ उस पर कह रहा हूं, ये कह रहे हैं जय पैलेस्टाइन में गलत क्या है। वो कह रहे हैं, हम कहें, बेसिकली कह रहे हैं कहा है और कहेंगे आगे भी। मेरे को हटाइए, हाँ, रामकृपाल जी को बनाइए मेरी जगह। देखिए, जय श्री राम बोलना, जय हिंदू राष्ट्र बोलना, ये कहीं से भी संविधान का अपमान नहीं है, क्योंकि हम अपने ही राष्ट्र के बारे में बात करते हैं। भारत एसेंशियली एक हिंदू राष्ट्र है, ये हम सब कहते हैं थ्योरीज में, ठीक है ना? आप मानते हैं? एक मिनट, भारत एसेंशियली हिंदू राष्ट्र है। और आप भी जो बने हैं ना, आप भी हिंदू ही थे, आप कन्वर्टेड मुसलमानों से ज्यादा बोलो मत। अभी संविधान की इसमें उल्लंघना और ये बेइज्जती नहीं होती है, लेकिन संविधान की कसम खा के लोकसभा की सदस्यता लेने पर जय पैलेस्टीन कहना अपमान है उस संसद का। पर्दे से बाहर निकलिए, देश हिंदू राष्ट्र नहीं। जय पैलेस्टीन कहना उस संसद का अपमान है, ठीक है ना? आप ब्रिटिश पार्लियामेंट में खड़े होके जय हिंदुस्तान नहीं कर सकते, नहीं है ये। आप अमेरिकन पार्लियामेंट में खड़े होके आप जय हिंदुस्तान नहीं बोल सकते हैं। आप सऊदी अरब के पार्लियामेंट में खड़े होके जय हिंदुस्तान नहीं बोल सकते हैं। आपने ये जानबूझ के भारत के संविधान का अपमान किया। सुनिए,
और इसीलिए शोभा करांजले ने आज स्पीकर के सामने, प्रोटेम स्पीकर के सामने शिकायत भी की आपकी। हमारा देश तमाम ये तरीका ठीक नहीं। बाकी जितने लोगों ने कहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जय, कोई दिक्कत नहीं है, नेहरू जी की जय, कोई दिक्कत नहीं है, हेडगेवार जी जय, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदू राष्ट्र जय, कोई दिक्कत नहीं है, जय श्री राम, कोई दिक्कत नहीं है, पैलेस्टीन जय किस लिए भाई? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अल्लाह की जय बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप गुरु नानक की जय बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जीसस की जय बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैलेस्टीन की जय क्यों? हिंदू राष्ट्र का लॉजिक किसने कह दिया आपसे? ये आप इस मुकाबले नहीं, आप पैलेस्टाइन पे रहिए। है ये भी भारत तो है ही हिंदू राष्ट्र, उसमें दिक्कत क्या है? पता है क्या हम सब पद्धति से हिंदुत्व है। देखिए, दो चीजें हिंदुत्व है, मैं तो यही मानता हूं। ये ओके दानिश जी, कैन आई हैव ओमकारेश्वर जी आल्सो? ओके, थैंक यू। एक एक करके अनुराग भदौरिया, एक एक करके दानिश जी, एक एक वाली स्टाइल में देश, एक एक करके। ओके, आपने अपना, राहुल जी मैं आ रहा हूँ, शांति से, प्रेम से, प्लीज शांति से। ऐश्वर्या ये ओके, दानिश जी को रखिए ना ऑनर भाई, ऑफर क्यों कर देते? ऑनर रखिए। देश को वो हिंदू राष्ट्र बताते हैं और फिर संविधान की नहीं, आप मुझे जय पैलेस्टाइन का समझाइए, आप जय पैलेस्टाइन का बताइए, आप बताइए जय पैलेस्टाइन का क्या औचित्य है? रामकृपाल जी, जय पैलेस्टाइन का क्या मतलब? हमने तो सुनिए, देखिए, हमने तो बता दिया। नहीं, अगर आप संवैधानिक उसमें जय अल्लाह बोलते हैं या जो भी आप बोलते हैं, आप ठीक है। कोई क्रिश्चियन आए वो बोले हे जीसस, मैं समझता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, सिख, तो आप मुझे क्या लेना देना हिंदू? नहीं, तो आप अपने आराध्य की बात करेंगे ना, आराध्य है ना, आप किसी और देश की बात करें, मैं ये बोल रहा हूं। नहीं तो आप मेरी बात समझिए, कहेंगे ना आप आलोक जी से। नहीं, आप अपने आराध्य की बात कीजिए दानिश भाई, आप अपने आराध्य की बात कीजिए, बात ठीक है। संविधान, रामकृपाल जी, अनुराग भदौरिया, राहुल देव, ओमकारेश्वर पांडे, रामकृपाल जी देखिए, एक तो ये है कि विपक्ष अपनी मसल फ्लेक्स कर रहा है, करेगा, जीते हार देखा जाएगा, नंबर सरकार के पास लग रहे हैं। दूसरा, इस तरीके की कंट्रोवर्सीज बहुत होंगी। अचानक सब कुछ ठीक चल रहा है, एक असउद्दीन ओवैसी आते हैं, जय पैलेस्टाइन करते हैं, बीजेपी के सांसद आते हैं, जय हिंदू राष्ट्र करते हैं। दोनों का मैं कह रहा हूं ओथ लेते समय कोई मतलब नहीं है। जय पैलेस्टाइन का क्या मतलब है? दानिश जी से पूछ रहा हूं, वो बोलते हैं बीजेपी वालों ने जय हिंदू राष्ट्र क्यों बोला, पहले ये बताओ। नहीं, मैं वही कह रहा था जो आप अभी पूछ रहे थे। अभी दानिश भाई ने एक बात कही किसी सांसद के बारे में कुछ करते हुए, कि उन्होंने ये कहा कि जैसे कोई सड़क छाप, तो मैं भी यही कहता हूं कि सड़क की भाषा और संसद की भाषा में फर्क है। ओमकारेश्वर, आजादी, सब अभिव्यक्ति की आजादी होती है, लेकिन जहां जिस मंच पर आप खड़े हैं वहां पे उसकी कुछ मर्यादा होती है, उस मर्यादा के भीतर ही आप अपनी आजादी का उपयोग कर सकते हैं। तो मेरा यह कहना था कि जिस तरह से आज ओवैसी साहब ने जिस तरह की बात की, बहुत पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं कि वो अपना कोई हित साधने के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मैसेज देने के लिए संसद का दुरुपयोग जिस तरह करते हैं, मैं उसको यही कहूंगा कि वो सड़क पर आप कीजिए, संसद इस तरह के नारों के लिए नहीं है। आप संसद की एक मर्यादा, उसके कुछ नियम कानूनों से बंधे हुए हैं। और अभी मैं ये देख रहा हूं कि अतीत में जो गलतियां हुई हैं, उनको, उन परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। दानिश भाई अगर कह रहे हैं कि जो कोई गलती ऐसा हुआ था, अरे भाई हुआ था तो वो तो गलत था ना, आपने भी उसको अनुचित बताया था, तो वो आज उसका उदाहरण लेकर के अपने को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? अनुराग भदौरिया, ये कहना अतीत में सबसे गलतियां हुई है, सारी पॉलिटिकल पार्टी से हुई है, बात उनको खत्म करने की है। तो मेरा ये कहना कि आज जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, जो कहा है, वो अच्छी तरह जानते थे कि उनको नहीं कहना चाहिए था। वो सड़क पर आप जाकर के बोलिए, आप पब्लिक मीटिंग में बोलिए, लेकिन पार्लियामेंट में इससे सिर्फ कंट्रोवर्सी बनती है, कर रहे हैं, इससे सिर्फ कंट्रोवर्सी बनती है। मेरे को समझ नहीं आप अपनी ओके। अनुराग भदौरिया सबके पास आ रहा हूं। दानिश भाई, आई विल कम टू एट लास्ट। अनुराग भदौरिया, देखिए एक चीज तो आपको मान के चलनी पड़ेगी। क्या सर? भारतीय जनता पार्टी कभी भी, आप देखना, रोज आप भी डिबेट करोगे, रोज पार्लियामेंट में बातें होंगी, कुछ नई नई बातें आ जाएंगी, और उन नई बातों को लेके हम लोग, आप अपना समय बर्बाद करेंगे, आप भी करोगे, लेकिन समय तो जनता का बर्बाद होता है। जनता तो बहुत मुद्दों से, जनता तो इसलिए चुनती है ना, सत्ता में बैठाती है किसी को या विपक्ष में, कि वो मेरी जिम्मेदारी की, मेरी बात करेंगे पार्लियामेंट में, तो वो कोई बात ही नहीं हो रही है।
जनता के मुद्दों पे पूरे 10 सालों से मैं देख रहा हूं, आप भी अपनी डिबेट उठा के, सूर्य जी देख ले, सारे टीवी चैनल अपनी डिबेट उठा के देख लें, जनता की बात कहीं हो रही हो तो बता दीजिए। कभी भारतीय जनता पार्टी की तारीफ हो रही है, दे दनादन तारीफ, दे दनादन तारीफ, तो 70 साल में ये नुकसान हो गया, 60 साल में वो तूफान खड़ा हो गया था, 30 साल में हो गया था 1930 में। अरे भैया प्रभु, 2014 से 24 के बीच में जो यहाँ पे आफत काल जो है, आफत जो जनता पे टूटी पड़ी है, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या, पर्चा लीक, आप लोग सोचते ही नहीं जरा सा कि कितने घरों में चूल्हा नहीं जला होगा। पता आपको, लाखों घरों में चूल्हा नहीं जला होगा जिस दिन पर्चा लीक हुआ होगा। आप सोचो कैसे लोग परेशान हो। आप सही कह रहे हैं कि कोई चिंता ही नहीं है। कमाल की बात है भैया, चिंता ही नहीं होती। जो युवा आपको वोट दे रहा है उसकी कोई बात ही नहीं हो रही है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। सारी डिबेट किस पे हो रही है, जिसका कोई मतलब नहीं है। ये भारतीय जनता, आपको लगता होगा महंगाई का कोई मतलब नहीं है, आपको लगता होगा नौकरियों का कोई मतलब नहीं है, मेरे को लगता है। और ये जो अभी हो रहा है ये ओनली प्रीकर्सर है, क्योंकि अभी जैसे जैसे होगा ना, अनुराग जी, आप ही वो टमाटर और प्याज लेके डिबेट पे आते थे जब महंगाई पे डिबेट होती थी। अभी आप डिरेल मत कीजिए, इट इज नॉट अ वन-ऑन-वन एंडिंग कमेंट्स। रिलैक्स रिलैक्स। अनंत विजय जी मुझे नहीं दिख रहे हैं, अजय आलोक जी मैं आ रहा हूं, राहुल देव जी, राहुल देव जी, राहुल देव जी, राहुल देव जी, राहुल देव जी। एक तरफ ये विपक्ष का आप बोल रहे हैं कि दे कुड हैव हैंडल्ड इट बेटर, जब आता डिप्टी स्पीकर का तब सरकार को घेरते। ये चाहे असाउद्दीन ओवैसी की बात हो, चाहे वो गंगवार साहब की बात हो, मैं बोल रहा हूं जय पैलेस्टाइन का कोई मतलब था क्या? इसकी आपको ठीक लगता है राहुल जी? ओमकारेश्वर जी को भी रखिए। नहीं, मैंने तो लिखा है थोड़ी देर पहले कि जय हिंदू राष्ट्र भी गलत था, जय फिलिस्तीन और जय मीम, मुझे नहीं मालूम जय मीम का क्या अर्थ होता है, ये कहना भी गलत था। दोनों संविधान की भावना के प्रतिकूल है। हिंदू राष्ट्र भारतीय संविधान के तहत हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता, दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। और दूसरी ओर ओवैसी का एक दूसरे देश को इतने गरिमापूर्ण अवसर पर बीच में लेके आना, उसकी जय बोलना, ये तो बेहद बेतुका और बेहुदा काम है, इसका कोई तुक ही नहीं है। उसी तरह मैं सबसे ये अनुरोध, ये जो शपथ लेनी है, जो हम सांसद की शपथ ले रहे हैं, ये अपने आप में इतना गरिमापूर्ण अवसर होता है, इस पर कुछ भी और नहीं कहा जाना चाहिए सिवा उसके कि जो पाठ आपको दिया गया पढ़ने के लिए। लेकिन लोग अपनी अपनी उस पर राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, उसको भी एक मौका बना लेते हैं पोस्चरिंग का, राजनीति का। ये जो भी टिप्पणियां हैं, जिसने भी इसके अलावा जो कहा है, वो सब गलत है, गलत। इस पर कोई किंतु पर। अजय जी लास्ट में आ रहा हूं आपके पास। ओमकारेश्वर जी, ओमकारेश्वर जी आपका व्यू पॉइंट। ओमकारेश्वर जी सर। रामकृपाल जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि सड़क की भाषा और संसद की भाषा में फर्क होना चाहिए। दानिश जी को संसद में सिर्फ उसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जो संविधान सम्मत हो, संविधान जिसकी इजाजत देता हो। और ये अच्छा अवसर है कि इसी पार्लियामेंट में एक ये गाइडलाइन भी ले डाउन करना चाहिए कि संसद में जब भी कोई जिंदाबाद कहेगा या जय कहेगा तो वो किस किस का कह सकता है, किस किस का नहीं कह सकता है। जहां तक संविधान इजाजत देता हो सिर्फ उसी को कहना चाहिए। फलस्तीन हो, किसी और देश की बात हो, ये तो सोचने से परे है। लेकिन जब आप हिंदू राष्ट्र की जय कहेंगे तो आप कल्पना करिए कि अब वो खालिस्तान से जो वहां से जो पंजाब से जो खालिस्तान समर्थक जीत के आया अमृतपाल सिंह, वो खालिस्तान की बात करेगा, किसी और राज्य से जीत के आया हुआ है अपने राज्य के जय की बात करेगा, तो इस देश के हालात क्या होंगे? That's right. जब तक संविधान में राष्ट्र को मान्यता नहीं मिल जाती, उसके लिए भाजपा मेजॉरिटी में है, वो प्रस्ताव ले आए, उसको लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। किसी भी तरह के अन्य भाषा का, किसी व्यक्ति का भी जिंदाबाद करना मुझे लगता है बिल्कुल गलत है और इस परंपरा पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए बाकायदा इस नए सेशन में एक गाइडलाइन जो है वो बनाए। अजय आलोक जी फाइनल कमेंट्स। दानिश जी आ रहा हूं लास्ट में आपका, क्योंकि आपका व्यू पॉइंट समझूंगा। अजय आलोक जी। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता है कि ओमकारेश्वर जी को जय श्री राम और जय हिंदू राष्ट्र एक जैसा क्यों लगता है जय फिलिस्तीन के। अगर जय हिंदू राष्ट्र पे रोक लग जाए तो जय श्री राम पे भी रोक लगा दीजिए भैया। अगर आपके थ्योरी में यही सेकुलरिज्म में यही भारत का संविधान है, तब तो सब जय श्री राम पे भी रोक लगाइए ना। संविधान की मूल प्रति में राम सीता से की पिक्चर है, उसको कांग्रेस ने हटाया, उसको कहिए कि बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। शिव पार्वती जी की फोटो जो मूल संविधान के प्रति से निकाल दिया कांग्रेस ने, बोलिए बिल्कुल सही किया। नहीं, बोलिए बिल्कुल सही किया ना।
82% हिंदू इस देश में है। अगर कोई हिंदू जय हिंदू राष्ट्र कहता है तो उस पर आपत्ति हो रही है, और जय फिलिस्तीन को उससे कंपेयर किया जा रहा है कि ये भी गलत वो भी गलत। भावना है ये अखंड हिंदू राष्ट्र की। जब हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ भारत नहीं है, उसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान सब है कि हम क्या थे, हम क्या हो गए बढ़ते बढ़ते। ये उस भावना का जिक्र होता है जब हम जय हिंदू राष्ट्र बोलते हैं। तो ये जय हिंदू राष्ट्र को संविधान इंडिया से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। ओके, पॉइंट टेक। ये सोच का विषय है। दानिश जी, समझ आ रहा आपको? नहीं, भारतीय जनता पार्टी को ये विश्वास है। दानिश जी, ओमकारेश्वर जवाब दे दूं, सुनिए मेरी। दानिश जी, क्विक। सबसे पहले 50 हो चुका। सबसे पहले तो दो बातें हैं। हाँ, जल्दी सुनिए, सबसे पहले दो बातें हैं। एक, वो जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई वहां पर जो है पार्लियामेंट के सेशन का रिस्पेक्ट होना चाहिए और उसके बाहर होगा तो चल जाएगा, तो ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। समझे आप? ये दोहरे मापदंड जो रखने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है बिल्कुल गलत है। अगर संविधान की बात की जाए तो पार्लियामेंट में भी वही सिचुएशन है, और एक आम सड़क के रास्ते पे अगर कोई नहीं, आप समझ नहीं रहे। आपको बोलिए फिलिस्तीन। नहीं, ये इनका ऑडियो देखिए। फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन, एवरीवन ऑन एयर प्लीज। अनुराग भदौरिया जी, रामकृपाल जी, ओमकारेश्वर जी, राहुल जी, कोई भी हो, लेकिन अनुराग जी एक बार आपको बोलना चाहिए था ये जय फिलिस्तीन ठीक नहीं है। एक बार आपको बोलना चाहिए था जय फिलिस्तीन ठीक नहीं है। आपकी वो प्याज और टमाटर वाली डिबेट में भूला नहीं हूं, तो ये मत बोलिएगा कि ऐश्वर्या तुमने प्राइस राइस पे डिबेट नहीं किया। समझे ना? ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जेब से टमाटर निकालते थे। और आयरनी है या वो कहूं कि कोइंसिडेंस है कि अजय आलोक जी उस दिन भी डिबेट पे थे, और 5-7 डिबेट हमने की थी। ऑडियो इनका हमेशा आप रखा कीजिए, ये कभी भी बोल सकते हैं, ये कभी भी जेब से टमाटर निकाल सकते हैं। आज भी इनके पास टमाटर होगा, लेकिन मैं बात बता रहा हूं, जय फिलिस्तीन बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है। गरिमा जी बोल रही है वो भी टमाटर ले आएंगे अगर मैंने बिल्कुल आप समाप्त नहीं किया। आप समझिए समय बहुत कम है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू।